भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहां पे बाबर ने आकर के उस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाई। हमने जो उसको हम मस्जिद नहीं मानते थे, उसको ढांचा कहते थे। इवन कुरान के मुताबिक कि कोई भी विवादित जगह पे अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह का घर नहीं हो सकता, उसको मस्जिद नहीं मानी जाती। हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं टूटती, कतई नहीं टूटती। और बल्कि हिंदुस्तान में तो आप देखें जितनी नई मस्जिदें बनी है एक साल, अरे पिछले 40-50 साल में, वो रिकॉर्ड नंबर पे हैं। जरा पाकिस्तान में कितनी नए मंदिर बने हैं इसका भी रिकॉर्ड दे दीजिएगा। आप क्या नहीं बनते? तो ये कंपैरिजन खराब है कि आप उधर मंदिर तोड़ेंगे तो इधर से हम कोई मस्जिद तोड़ने लगेंगे। हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं करते, उनकी टीचिंग में नहीं है, क्योंकि वो सबको वो मंदिर क्या, वो हिंदुस्तानी किसी मस्जिद के आगे जाएगा तो भी सर झुका लेगा। ये उसके 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 डीएनए में है ये। आप निजामुद्दीन औलिया चिश्ती और ये अजमेर शरीफ और ये सब में जाके देखिए, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं, क्योंकि वो नहीं करते ये तेरा बेरा। तो ये एनालॉजी की उधर आप मंदिर तोड़ेंगे, इधर आप एक मस्जिद तोड़ने जाएंगे, अगर वो लेजिटिमेट मस्जिद है, लेजिटिमेट, तो वहां पे 100 हिंदू खड़े मिलेंगे आपको कि इस मस्जिद हम नहीं तोड़ने देंगे। हिंदुस्तान में किसी की पूजा स्थल को तोड़ा ही नहीं जाता। बाबरी मस्जिद एक अलग था, काशी विश्वनाथ का मंदिर और विश्व और मथुरा जी का मंदिर, ये तोड़ा गया इसलिए क्योंकि इसको हमारी आइडेंटिटी को मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया था कि इनके ये 3 मंदिर तोड़ दो। और भी कई मंदिर तोड़े गए, उसके लिए हम नहीं कुछ कहते, हमने कहा चलिए भाई इतिहास की एक बात है। लेकिन काशी, मथुरा और बनारस जो है और अयोध्या जो है वो हमारे दिल के करीब है। जैसे वो आपका मक्का मुनव्वरा है, हमारे लिए वो है। इसलिए ये कंपैरिजन जो है वो ठीक नहीं है बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद का कंपेयर नहीं किया जा सकता। और सुनिए, बाबरी मस्जिद में जब कोर्ट ने ये भी डिटरमाइन किया कि वहां पे जो आप जाके के मोहम्मद साहब की किताब है वो पढ़ लें। के मोहम्मद एक मुसलमान थे, उनको आर्किटेक्चर उसमें रखा गया था, क्या नाम है, जो एक्सकेवेशन किया गया कि भाई बाबरी मस्जिद के नीचे तुम खोदो, तो अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो हम फिर डिसाइड करेंगे। के मोहम्मद साहब को स्पेशल डाला गया ताकि एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव रहे। के मोहम्मद साहब की किताब पढ़ ले और के मोहम्मद साहब का इंटरव्यू है जाकर के देख ले। उन्होंने कहा कि वहां पे जब मंदिर के अवशेष मिले तो हमारी आंखें चुंधी आ गई। उसके बाद भारत की कोर्ट ने क्या किया, देखिए हुआ क्या, फैक्ट को समझिए कि बाबर ने एक एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। हम कोर्ट में गए, 400 साल लड़ाई चली। कोर्ट ने कहा हाँ यहाँ पे मंदिर था, उसके अवशेष मिले थे, वो मंदिरों के अवशेष मिले थे खुदाई में, आप यहाँ पे अपना मंदिर बना ले। उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि वहां पे तोड़ के मंदिर को मस्जिद बनाया गया था, उसके बाद भी कोर्ट नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 142 में अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन देते हैं कि वो भी मस्जिद बनाए। तो और इस्लामिक शरई नियम के अनुसार जो मस्जिद है वो तोड़ी जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। मंदिर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो जो मूर्ति होती है उसमें माना जाता है कि ईश्वर रहते हैं। आप देख लें सऊदी अरेबिया में तो बीबी फातिमा का और बीबी आयशा का जो मस्जिद था जहां पे रहती थी, उसको तोड़ के सऊदी अरेबिया ने वहां पे शॉपिंग मॉल खड़े किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में कंपैरिजन अक्सर, ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जब कोई पुल वगैरह ब्रिज बनना होता है या कोई मोटरवे ट्रैक गुजरना होता है, तो अक्सर ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं कि मस्जिद को जगह दी जाती है या थोड़ा सा रिप्लेस किया जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये मत कहें कि हमारे यहाँ मस्जिदें टूटती है, नहीं टूटती है। ठीक है। और अगर मस्जिदें टूटती, आपने एक बात की कि अगर कोई मस्जिद को बिला वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हिंदू जाके खड़े होते हैं, हिंदू भाई जाके खड़े होते हैं उसे महफूज करने के लिए। ऐसी एक अरे वीडियो मैं खड़ा होऊंगा भाई, मैं खड़ा होऊंगा। अगर पाकिस्तान में 200 मंदिर भी टूट जाए उसके बाद भी कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की लेजिटिमेट मस्जिद के ऊपर अगर कोई जाएगा, मैं खड़ा होऊंगा कि यहाँ पे ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, ये उसका हक है कि उसकी मस्जिद में वो जाए। पाकिस्तानी अपने अगर सारी मंदिरों को तोड़ दे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए उनको उनको लॉ ऑफ कर्मा मिलेगा। जैसे वो लोग जो कन्वर्जन कराते हैं, उन बाप का दर्द नहीं समझते कन्वर्जन का, जिसकी 16 साल की बेटी को ही हिदायत मिल जाती है और आप कहते हो ये तो अल्लाह मियाँ की मर्जी है। तो आज उस दर्द को समझिए। ये ये लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचुरल जस्टिस है, ये नेचर का झन्नाटेदार तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो ये सोच के कन्वर्जन करते हैं कि उनके घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ हिंदू ही मुसलमान बनेगा, मुसलमान भी हिंदू बनेगा। ये है नेचर। जब आप जोर जबरदस्ती करते हैं ठीक है। तो फिर अगर अगर आपका अल्लाह में, अगर इस्लाम में फ्री विल है, जो आप कहते हो कि इस्लाम फ्री विल देता है, तो फ्री विल दीजिए उसको। उसकी सारी मदद अल्लाह मियाँ करे। वरना एक लड़की जो कम पढ़ी लिखी है, 5 2 2 बार वो इंडिया चली आए, अरे नेपाल चली आए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें इतना बड़ा क्या इशू है भाई। हो ठीक गया है। प्यार मोहब्बत यार,
खत्म कीजिए, हटाइए इसको, मामले को जीने दीजिए। अगर वो आईएसआई एजेंट होगी तो गवर्नमेंट तफ्तीश करके उसको भेज देगी वापस, और अगर नहीं होगी तो उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अब हैदर मियां भी अब क्या करेंगे? मैं हैदर मियां के साथ सिंपैथी करता हूं, उनके साथ भाई चोट उनको भी लगी होगी, लेकिन हैदर मियां को ये सच्चाई है भाई, कई बार हमारे जीवन में आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, अब वो भाई डंप कर दिए जाते हैं। हम 2 बार डंप हुए हैं यार, डंप यार्ड जैसी फीलिंग आती है, पर क्या करें अब हम। सर आपने जो एक बात की है कि अगर कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, पाकिस्तान में या कहीं पे भी मंदिरों के साथ कुछ होता है या किसी दूसरे मजहब के जो मजहबी मकाम है उनके साथ कुछ होता है, उसके बावजूद भी अगर इंडिया में कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो अभिषेक सर वहां पे खड़े होंगे या इन जैसे बहुत से हिंदू वहां पे खड़े होंगे। यस। तो यही यही हौसला या यही स्पिरिट हमें भी चाहिए पाकिस्तान में मौजूद। मुझे यहाँ पे बैठ के ये कहने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान में कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा तो वहां पे एज ए पाकिस्तानी मुझे भी खड़ा होने की जरूरत है। जब ये सोच होगी तो मैं ये समझता हूं चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वहां पर फिर कोई भी किसी मजहबी मुकाम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाए। दूसरे की मजहब की बात आती है, दूसरे की बात आती है तो हम ये कहते हैं जी वो तो मतलब वो नॉन मुस्लिम, या इस तरीके से हम अपना एक कंसेप्ट ले आते हैं। सर पीएम मोदी साहब के जो फ्रांस का विजिट है बहुत ज्यादा खबरों में है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और खास तौर पे जिस तरीके से इंडियन फोर्सेस के ट्रॉप्स ने अपना रिहर्सल की है नेशनल डे के लिए, फ्रांस नेशनल डे के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दोस्ती बहुत बढ़ती नजर आ रही है। नहीं, अगर आप फ्रांस और इंडिया की रिलेशनशिप देखेंगे ना तो वो बहुत पुरानी है। जी जब बिल्कुल। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया में होता था ना, तो फ्रांस जो है इंडियन जो रूलर के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है। और देखिए, यूरोप की अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझे ना, तो यूरोप में भी ब्रिटिश वर्सेस कॉन्टिनेंटल यूरोप चलता है। तो ईयू को पहले ही ब्रिटेन ने एक झटका दे रखा है, ब्रेग्जिट ने ईयू के कॉन्सेप्ट को काफी वीकेंड किया था। अब अगर ईयू को सरवाइव करना है, ईयू को एक पोटेंशियल और पावरफुल ट्रेड ब्लॉक के रूप में उभरना है, पॉलिटिकल भविष्य तो मैं नहीं जानता ईयू का क्या होगा। हालांकि ईयू ने काफी इनरोड बनाए हैं पॉलिटिकली, यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके अंदर में ईयू लॉज की जो आप समझ लीजिए एक तरीके से परकोलेशन है, वो काफी डीप हो चुकी है। और इसके लिए कई लोग जो यूरोप में रहते हैं वो नाराज भी रहते हैं कि यूरोप में जो ईयू लॉज हैं वो हमारे बॉर्डर्स में हमसे छीन लिए हैं और ये सब छीन लिया है। तो खैर, मेरे कहने का मतलब है कि ईयू एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेड ब्लॉक का ब्रिटेन को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और ईयू इंडिया को एज अ इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर देखता है। ईयू इंडिया को 3 तरीके से चाहता है कि इंडिया शुड बिकम द नेचुरल सप्लायर ऑफ और मोस्ट ऑफ इज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उनको बाहर से चाहिए। जैसे आप देख लें, आईटी का सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, प्लस हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, पोलाइट ह्यूमन रिसोर्स है। आप कभी इंडियन को कहीं नहीं देखिएगा जर्मनी में या फ्रांस में आग लगाते हुए, या 2000 इंडियन जुट गए और उन्होंने जाकर के कहीं आग लगा दी कि हमारे इंडियन, जबकि इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा जाति वहां होती है। बट इंडियंस लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो लॉ के ही हद में अपनी सारी की सारी जो रेमेडीज है वो ढूंढते हैं। वो एक्स्ट्रा लीगल रेमेडीज के लिए नहीं जाते कि इकट्ठे हो जाओ 10-5 हजार लोग और पुलिस को आग लगा दो, शॉपिंग मॉल लूट लो। दिट इज नॉट व्हाट मेक्स अस इंडियन। सो इसलिए इंडियन जो है एक नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर भी हैं। प्लस आप ये देखिए कि जो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ईयू जो है वो कैपिटल गुड्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, हम कैपिटल गुड्स के भी बहुत बड़े इंपोर्टर है, और उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, और ईयू इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो हमारा ट्रेड बैलेंस यहाँ थोड़ा सा होता है। तो इट्स अ स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी। अभी देखिए इसके बाद ये जो होगा, इसके बाद मोदी जी मतलब ये बेस्टर डे पे फ्रांस के साथ जो इनका ऑनर होगा, इसके बाद मोदी जी तुरंत स्टॉप ओवर के लिए यूएई में जाएंगे। वहां पे इंडिया फ्रांस यूएई का जो है वो एक अलायंस बना है, जो कि COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है उसको, उसके रिगार्डिंग वो बात करेंगे। वहाँ के जो प्रिंस हैं और जो किंग है, जायद बिन समथिंग नाम है उनका, उनके साथ, और उसके बाद इंडिया वो चले आएंगे। तो देखिए, इंडिया फ्रांस की जो
पार्टनरशिप है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये क्लाइमेट के लिए है, ये जियो पॉलिटिक्स के लिए है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, ये हर चीज के लिए है। और फ्रांस इंडिया को वो तवज्जो देना चाहता है, क्योंकि ईयू इंडिया का जो ट्रेड है वो आज इंडिया की नजर से दूसरा या तीसरा है। तो बोथ द कंट्रीज स्टैंड्स बेनिफिटेड फ्रॉम फ्रॉम ईच अदर। तो वो जाने नहीं देना चाहते। अभी आपको मैं लास्ट पॉइंट को कहूंगा, देखिए ईयू को बिजनेस दिया, इंडिया ने 36 राफेल खरीदे। बिल्कुल। अभी इंडिया की और भी जो फाइटर जेट है उसका कम से कम उनको 100 या 150 अभी और चाहिए। उसके लिए भी जो फ्रांस है वो नहीं चाहता कि इंडिया के साथ संबंध खराब हो। दूसरा, फ्रांस भी उसी चीज से जूझ रहा है जिससे हम जूझ रहे हैं, कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, उसको फ्रांस भी झेल रहा है, हम भी अपने घर में झेल रहे हैं। जो इस्लामिक सेपरेटिज्म है उसका शिकार वो भी हो रहे हैं, उसका शिकार हम भी हो रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। आपकी शिरीन मजारी ने जब वहां पे फ्रांस में कुछ इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के ऊपर बहुत जाति की जाती है फ्रांस में। उनका एक ट्वीट चला गया था एमेनुअल मैक्रों के लिए। बाद में मोदी जी ने मैक्रों के समर्थन में कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं है, सब एक भारतीय है, उनके यहाँ सब फ्रेंच है और सबको समान ट्रीटमेंट देता है। ये सच भी है। तो ओवरऑल इट्स अ ट्रेड, it's a friendship for trade, it's a friendship for geopolitics, it is the friendship for peace, friendship for climate change, friendship for arms export and everything। तो बड़ा ही important समिट है इंडिया और ईयू के नजरिए से, सिर्फ फ्रांस इसको ना देखा जाए। जो फ्रांस में विजिट है वहां पे खबर के मुताबिक इंडिया और फ्रांस जॉइंटली एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वेपन सिस्टम को पूरी दुनिया में। मतलब आज इंडिया उन कंट्रीज में खड़ा है जो वेपन एक्सपोर्ट करेगा। कभी यूएस के साथ वो अपना मिलकर प्रोजेक्ट करता है, कभी फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करता है। एक टाइम था जब वो यूएस से वेपन लेते थे आप लोग, या रशिया से वेपन लेते थे तो फिर आपको यूज करते थे। आज आप एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। वो उसका कारण भी है। देखिए ऐसा है ना कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी भी है वो भी वेस्ट के जो वेस्ट ने फ्रीडम को चैंपियन तो किया, कॉज ऑफ फ्रीडम को चैंपियन तो किया, मतलब उसको उन्होंने स्पाउस किया, लेकिन जो तरीका था फ्रीडम को फैलाने का वो दुनिया ने नहीं माना। आज आप देख ले, अभी साउथ अफ्रीका के एक लीडर ने वो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उनको सुना दिया था कि तुम हमको कह रहे हो कि हम रशिया के लोगों को, अरे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को वेलकम करेंगे, तुम जरा टोनी ब्लेयर के बारे में पूछो जो उसने इराक के लोगों को मरवाया था झूठ बोल करके, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। क्यों नहीं हुआ उसका आईसीसी में ट्रायल? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से ही पूछा कि वेस्ट ने इराक को तबाह बर्बाद किया, लिबिया को तबाह बर्बाद किया, उनके जैसे भी रूलर थे भाई, उनका पर्सनल मैटर था। आपने जाकर के वेस्ट एशिया में आग लगा दी, पहले पेट्रोल के नाम पे, फिर उसके बाद दूसरी चीजों के नाम पे वेस्ट एशिया पे आप आग लगाते रहे हो, उनके लोगों को आप मारते रहे हो। तो आज वेस्ट एशिया भी वेस्ट के ऊपर तैयार करने, वो तो वेस्ट एशिया के जो घराने हैं चंद जो चूंकि वो अमरीयत है, तो वहां पे उनको अपनी सुरक्षा के लिए वो बैठे हुए हैं अमेरिका की गोद में, वरना उनकी जनता तो नहीं पसंद करती अमेरिका को। तो इंडिया की लीडरशिप को सब मानने को तैयार है। इवन जो 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 अमरीयत है वो भी चाहती है कि इंडिया आए, क्योंकि इंडिया की एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया जाता है दुनिया में योगा देता है, और अमेरिका जाता है दुनिया में तो बम गिराता है। हमारे और उनके में बहुत अंतर है। अमेरिकन कंपनी आएगी आपके यहाँ पे कि हमसे ले लो वैक्सीनेशन, उसके बदले में कहेगी अपना जो है तुम ये टैंक मत बनाओ, हमसे टैंक खरीदो, हमारा वेपन खरीदो, 50 कंडीशन रख देगी। हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन बनेगा तो हम कहेंगे जाओ आप भी ले जाओ, क्योंकि हम क्या विश्वास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि अगर शोएब को दर्द है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं, अगर पाकिस्तान के लोगों को दर्द है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों की आइडेंटिटी ये बन जाए कि भैया बस हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना है, जहां भी जा रहे हैं दुनिया में अपनी बात नहीं कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं हिंदुस्तान से दोस्ती तोड़ दो, कश्मीर दिलवा दो, उनके आग लगा दो, उनको भूखा मार दो, उनको वेपन मत दो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है आप अपनी बात करते यार कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट लाइए, फैक्ट्री लगाइए, जरा हमारे यहाँ ये भी ले आइए, वो भी ले आइए, तो बात होती। आप जाते हो दुनिया में तो आप करने लगते हो यार हिंदुस्तान से कश्मीर दिला दो प्लीज, यार कश्मीर दिला दो, उसके बदले में क्या चाहिए, हमारा ग्वादर का हिस्सा ले जाओ, हमारा ये स्कर्दू वाला इलाका यहाँ पे आपको बनाना है सीपेक, ले जाओ, कराची स्टॉक एक्सचेंज चाहिए ले जाओ, बस भारत को तबाह बर्बाद कर दो। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। सर आपको नहीं लगता कि अब सोच बदल रही है? खासतौर के पाकिस्तान की जो यूथ है, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं सोच में, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के थ्रू अब सोच बदल रही है? या आपको लगता है कि ये सोच वैसे ही है जैसी 10 साल पहले, 20 साल पहले थी? सोच बदल बदल रही है इसका तो मैं, कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। आप जैसे कुछ लोगों को देख के तो उम्मीद जगती है, बिल्कुल सच बात है ये।
बट जब तक आपकी किताब में, देखिए आपके यहाँ पे जो समस्या है ना, जो भी आपकी समस्या, इकोनॉमिक्स, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, नॉन गवर्नेंस, देखिए पावर्टी का ना स्टडी हुआ था जिसके लिए नोबेल मिला था उसको, उनको क्या नाम है, अमर्त्य सेन जी को। पावर्टी क्यों होती है, लोग गरीब क्यों होते हैं? पाकिस्तान, इमरान खान ऑन फ्रॉम द रूफ टॉप चिल्लाते कि हम मसाइल से, अरे वसाइल से माला माल है, मगर गरीब हैं आप। क्यों है वो? तो उनकी नोबेल प्राइज इस बात पे मिला, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स यानी गवर्नेंस और पावर्टी में सीधा रिलेशन है। गरीबी का मुख्य कारण मिस गवर्नेंस होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप जो वसाइल होते हैं उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आपकी सारी समस्याओं का जो अंत है वो ये है कि सबसे पहली बात कि आप, मैंने आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखा कन्वर्जेंस को यूं कहते हुए कि भैया वो सिंध में कन्वर्जन आ रहे हैं, वो तो छोटी चीज है। और कोई मुसलमान का कन्वर्जन हो जाए तो वही लोग जाकर के, उनको दर्द ऐसा होता था कि बड़ी बात है। तो बुत परस्ती को गालियां देना बड़ा आसान हो जाता था, बुत है ये तो, उनके बारे में कोई कह दे तो वो सेंसिटिव हो जाए। तो जब तक आप अपनी किताबों में, निसाबों में ये नहीं चेंज करेंगे कि हर मजहब का सम्मान होना चाहिए, हर सोच का सम्मान होना चाहिए, तब तक आप आज से 2000 साल पहले की जीवन में जी रहे हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यूरोप को लेके आना पड़ा, हमको नहीं चाहिए था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हम तो बार बार कहते थे एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, यानी सब 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 समान है, सब ठीक है, ये कहने वाले इंडिया था। यूरोप तो ये कहने आया था कि तुम तो बिलीवर और नॉन बिलीवर हैं, क्रिश्चियनिटी के नाम पे उन्होंने कहा तुम लोग गलत हो, हम सही हैं, तुमको एक खुदा का आइडिया नहीं पता, हम बताएंगे एक खुदा क्या होता है। और इस आज वो कहने पे, आज वो अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि सब धर्म बराबर है, सब रिलीजन बराबर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमको क्या सिखाने आए थे फिर? हम तो पहले ही कह रहे थे ये बात। आपको भी यही सीखना होगा। बिल्कुल। और बिलीवर और नॉन बिलीवर के नाम पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रही है वहां पर, और आज वही हमें ये पैगाम देते नजर आते हैं या हमें ये बताते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में जो सा इस तरीके से इशू है, जो कि पाकिस्तान में इश्यूज मौजूद भी हैं। सर मुझे ये बताएं लास्ट में कि कभी पीएम मोदी फ्रांस का विजिट करते हैं, कभी यूएस का, अभी आपने बोला यूएई का विजिट भी उनका होगा, इसके पहले भी बहुत से विजिट हैं, ये बिल्कुल नेबर में पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान का विजिट कब करने वाले हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? नहीं, मैं देखिए मोदी जी का पाकिस्तान में गए तो थे, कराची में, हम तो कई बार गए रहे, सॉरी लाहौर गए थे, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में उनकी माँ के उन्होंने पैर छू के, हमारी जो कल्चर है पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। तो और हम भी, वो भी आए थे, क्या नाम है, वाजपेयी जी। तो पर आपके यहाँ की जो वो सेंटीमेंट है ना कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो अब इसको कौन रिस्क लेना चाहेगा कि भाई हम मोदी जी को बुला लें, उसके बाद वो गद्दार दे? अच्छा देखिए, मोदी जी का मुसलमानों से, आप इस्लाम से वो मत देखिएगा, क्योंकि उनको मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट से, इस्लाम का मंबा अल अजहर यूनिवर्सिटी वहां पे है, वो उनको दे रहे हैं अपना ऑर्डर ऑफ नाइल, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद मिला यूएई से उनको, जॉर्डन के जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं, उनके जो वो हैं, उन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट ऑर्डर दिया, जॉर्डन का अवार्ड दिया। तो हम, मोदी जी का इस्लाम से कोई वो नहीं है, वो लोग बहुत प्यार करते हैं और हम लोग भी बहुत करते हैं प्यार इस्लाम को, वे जो अरबिक कंट्रीज हैं और अरबिक इस्लाम है जो। मोदी जी की समस्या ये आप लोग हो गए हैं कि आपको मोदी जी से पता नहीं क्या नफरत है।